Hello, guys, and welcome back to our channel. My name is Deepak Gupta. आज का जो ऐसे 265 communicate deficiencies in internal control to those charged with governance to TCWG. हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एस 260 एंड एस 265 के बीच में बेसिक डिफरेंस जो होता है वो पता नहीं है, तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना चाहता हूँ। एस 260 कहता है कि कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस मीन जो जनरल डिफिकल्टीज ऑडिटर को ड्यूरिंग द ऑडिट आ रही है वो TCWG को कम्युनिकेट करेगा। जस्ट लाइक एग्जांपल होगा कि उसे इनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा मैनेजमेंट के थ्रू या मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा रही, लिमिटेशंस लगा रही, तो वो TCWG को कम्युनिकेट करेगा। ठीक है। एंड एस 265 क्या बोलता है कि इंटरनल कंट्रोल में कोई कमी आ रही है, कोई डेफिशिएंसीज आ रही है, तो वो TCWG को कम्युनिकेट करेगा। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो गाइज हम अपना एस 265 स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहले तो हम एस का मतलब समझेंगे, एस का कहना क्या चाहता है, हम इस एस को पढ़ क्यों रहे हैं, पहले हमें मतलब क्लियर होगा, दैट्स वाई हमें आगे रिटेन रह पाएगा ये एस पूरा। तो मैं पहले मतलब समझाना चाहूँगा आपको। ऐसे है क्या कि कम्युनिकेट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू दोस चार्ज विद गवर्नेंस, मतलब कि इंटरनल कंट्रोल में जो भी डेफिशिएंसीज आ रही है, जो भी कमी आ रही है, मीन्स कि कोई भी थ्रेट को वो कंट्रोल एलिमिनेट नहीं कर पा रहा या वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, ये प्रिवेंट नहीं कर पा रहा, कुछ भी एंड ऑल है ना, तो वो जो भी डेफिशिएंसीज आ रही है वो TCWG को बताना है, वो TCWG को कम्युनिकेट करना है। तो एस 265 यही बोलता है, बेसिक चीज़ है। ठीक है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे, पूरा एग्जाम्पल अगर ध्यान से सुनोगे पूरा एस 265 उस एग्जाम्पल में मैं ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद हम बेसिक रीडिंग लगाएंगे, देन फिर हमारा एस पूरा फिनिश हो जाएगा। तो एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना, ठीक है गाइज। ओके। तो फर्स्ट पहले एक क्वेश्चन है कि ऑडिटर जो होता है वो एक रीजनेबल अश्योरेंस देता है, ऑडिट करता है एक फिनेंशियल स्टेटमेंट का गाइज वो ऑडिट करता है। तो यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल किस लिए आ रहा है हमारे पास, हम इंटरनल कंट्रोल क्यों पढ़ रहे हैं, ऑडिट तो हम बैलेंस शीट का करूँगा मैं, तो इंटरनल कंट्रोल क्यों पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है। तो इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। इस एग्जाम्पल में पूरा ऐसे 265 मैं कवर कर दूंगा, तो ध्यान से सुनना। समझते हैं कि एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में एक मेरा असेट साइड होगी, लाइबिलिटी साइड होगी। असेट साइड में एक मेरा फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स के पार्ट को मेरे को चेक करना है। ठीक है। एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। फिक्स्ड एसेट्स के अमाउंट को 5000 करोड़ अमाउंट आ रहा है, मेरे को उस पर कंफर्ट लेना है कि हाँ ये 5000 करोड़ की अमाउंट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं पूरे 5000 के अमाउंट को लेके बैठ जाऊँगा कि हाँ भाई दिखाओ ड्यूरिंग द ईयर इतने एडिशन हुए, इतने डिलीशन हुए, मैं पूरे 1000 असेट से सबको मैं बैठ के चेक कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। उसके लिए हम सैम्पलिंग करते हैं, सबको पता है एसप्रेस से 530 सैम्पलिंग करी जाती है। तो अब मेरे को असेट्स के एडिशन को अगर मेरे को मान लो मेरे को चेक करना है तो मैं सैम्पल करूँगा। अब मैं सैम्पल किस बेस पे करूँगा, सैम्पल का भी तरीका होता है, ऐसा नहीं ना रैंडम सैम्पलिंग कर लिया कुछ भी कर लिया एंड ऑल, है ना। तो मैं सैम्पल किस बेस पर करूँ, सैम्पल करने के लिए मेरे को दो चीज़ पता होना चाहिए, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो एज पर एस 315 आता है, सेकेंड चीज़ मटीरियलिटी जो हमारा आता है एस पर 320। मेरे को दोनों चीज़ पता होनी चाहिए। एक बार हम इसे थोड़ा लिख के करते हैं कि रिटेन रहेगा। हमें गाइस यहाँ पे सेलेक्ट करना है सैम्पल में कैसे सेलेक्ट कर पाऊँगा, एस 315 के अकॉर्डिंग, एस 315 एंड एस 320, इन दोनों एस के अकॉर्डिंगली मैं अपने सैम्पल सेलेक्ट करूँगा। अब एस 320 क्या कहता है, मटीरियलिटी, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। एंड गाइज जो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हमने डिटेल्ड में हमारे आने वाले फ्यूचर में जो वीडियोस है, मींस हम एक पूरी सीरीज लॉन्च कर रहे हैं कि हाउ टू डू ऑडिट इन प्रैक्टिकल लाइफ, हाउ टू डू ऑडिट इन रियल लाइफ। तो पूरी वो यूट्यूब पे हमारी सीरीज आने वाली है, कुछ टाइम में हम काम हो रहा है वीडियोस पे, वो हम उसको लॉन्च करें कुछ टाइम बाद। तो ऐसे एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छे वे में वहाँ पे समझाया गया है। वहाँ पे वर्किंग पेपर्स हो गई, बैलेंस शीट्स हो गए, कैसे किसी सैलरी को, पेरोल को कैसे चेक किया जाता है, फिक्स्ड असेट्स को वहाँ पे कैसे हम चेक करेंगे, वो मैं प्रैक्टिकली आपको एक्सेल में करके दिखाऊंगा। तो वहाँ पे इस एग्जाम्पल को वहाँ पे और डिटेल में समझेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे कहाँ पे थे कि हमें फिक्स्ड एसेट्स को वैल्यू एडिशन को चेक करना है, इसके लिए हमें सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। सैम्पलिंग कैसे करेंगे, एज पर एस 315 320, रिस्क को मटेरियल स्टेटमेंट देखेंगे एंड यहाँ पे मटेरियलिटी देखेंगे। अब मटेरियलिटी में क्या होता है, एक अमाउंट पिक किया जाता है,
कि इस अमाउंट से ऊपर वाले चीज़ मैं सारी चेक करूँगा एंड इस अमाउंट से नीचे वाली चीज़ मैं चेक नेगलेक्ट करूँगा, इग्नोर करूँगा, मैं इसको चेक ही नहीं करूँगा। तो मान के चलो मैंने यहाँ पे 10 लाख का अपना बेंचमार्क रखा कि एज पर ऐसे 320 मटेरियलिटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है, कि मैं 10 लाख से ऊपर जो जितने भी फिक्स्ड एसेट्स के एडिशंस होंगे मैं उनको चेक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे 320 का रोल इतना ही है। बाकी जो आने वाली हमारी सीरीज़ है उसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको, क्योंकि हम मुद्दे से भटकना नहीं चाहते ना। हमारा बेसिक वीडियोस क्या है, ऐसे 265 को समझना, तो इससे रिलेटेड ही बात करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं करूँगा। दूसरी चीज़ क्या है कि एस 315 रिस्क मटेरियल मिस स्टेटमेंट मेरे को समझना। अब रिस्क मटेरियल मिस स्टेटमेंट समझने के लिए मुझे दो चीज़ और पता होना चाहिए, इनहेरेंट रिस्क कितना है एंड कंट्रोल रिस्क कितना है उस पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट में या पर्टिकुलर उस एरिया में कितना है, ठीक है। इनहेरेंट रिस्क कैलकुलेट करना है मेरे को एंड यहाँ पे हमारा क्या रिस्क मटेरियल मिस स्टेटमेंट, रिस्क मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है। रिस्क मटेरियल मिस स्टेटमेंट यहाँ पे आ गया मेरा मटीरियलिटी, ठीक है। अब मेरे को इन रिस्क मटेरियल मिस स्टेटमेंट मेरे को समझना है। अब उसको निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, CR कंट्रोल रिस्क। मेरे को ये दोनों चीज़ पता होना चाहिए रिस्क मटेरियल मिस स्टेटमेंट निकालने के लिए। अब इनहेरेंट रिस्क मैं कैसे निकालूंगा, इनहेरेंट रिस्क निकालने के लिए मेरे को इसमें चाहिए मेरे को प्रोफेशनल जजमेंट। कंपनी का ओनरशिप क्या है, ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी के में पैसा किसने लगाया, कंपनी की पॉलिसीज़ क्या है, कंपनी काम कैसे करती है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी में जो डायरेक्टर है वो कभी डिस्क्वालीफाई तो नहीं थे, ये सब मेरे को चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो इनहेरेंट रिस्क ऐसे चेक होगा। एंड सेकेंड वन इज कंट्रोल रिस्क। यहाँ पे हमारा SA 265 का रोल आ जाता है कंट्रोल रिस्क में। तो मेरे को बस इस पार्ट को समझाने के लिए पूरा ही एग्जाम्पल लेना पड़ा। तो कंट्रोल रिस्क में क्या चेक करेंगे कि कंट्रोल जो हमारे हैं वो ड्यूरिंग द ईयर कंटिन्यूस चल रहे हैं क्या, कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं क्या, ठीक है, कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं क्या, वो इफेक्टिव है क्या, वो एफिशिएंट है क्या। ये मेरे को तीन चीज़ पता होना चाहिए इस कंट्रोल रिस्क को मैं जब भी मैं चेक करूंगा। तो मीन्स CEE कंटिन्यूस, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, वो तीनों चीज़ है कि नहीं है, वो जो भी हमारा कंट्रोल है किसी चीज़ से भी रिलेटेड। तो मैं फिक्स्ड एसेट्स का एडिशन का ऑडिट कर रहा था, उसके लिए मेरे को सैंपल करना पड़ा। सैंपल के लिए मैं दो चीज़ चाहिए, ऐसे 315 320 के अकॉर्डिंगली मैंने उठाई कि मैं 10 लाख से ऊपर वाला सैंपल मैं पिक करूँगा। ऐसे 315 के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे IR देगा, CR देगा, IR इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, ठीक है। अब कंट्रोल रिस्क में मैं देख रहा हूँ कि जो भी एडिशन ड्यूरिंग द ईयर फिक्स्ड एसेट्स के हो रहा है, वो जो उस पर कौन उसको अप्रूव कर रहा है, कौन उसको चेक कर रहा है, अकाउंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, उसको जब हम हमारे वो गोडाउन में आ रहा है तो कैसे उसकी चेकिंग हो रही, क्वालिटी चेकिंग हो रही है नहीं हो रही, वो अकॉर्डिंगली वो हमारा पूरा कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। तो वहाँ उस कंट्रोल को मैं देखूँगा कंटिन्यूस है कि नहीं, वो कंट्रोल जो है वर्क कंटिन्यूस कर रहा है नहीं कर रहा, इफेक्टिव है कि नहीं है, एफिशिएंट है कि नहीं है। ऐसा नहीं कोई किसी चीज़ को छोड़ दे रहा है, इफेक्टिव नहीं मीन्स, ठीक है, एफिशिएंटली ड्यूरिंग द ईयर, होल ईयर वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मेरे को कंट्रोल रिस्क यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंट्रोल रिस्क मान लो मैंने ऑडिट करते हुए मैंने कंट्रोल रिस्क देखा कि हाँ मेरे हिसाब से अकॉर्डिंगली ठीक है, तो वहाँ पर मैं लूँगा भाई मेरा जो भी रिस्क मटेरियल मिस स्टेटमेंट रहेगा ROMM वो हाई है, लो है, मीडियम है, जो भी है देख लेंगे वो। तो जब हम ऑडिट करेंगे प्रैक्टिकल में जो हमारी नई न्यू सीरीज आएगी उसमें हम चेक कर लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक इतना ही था ऐसे 265 को समझाने के लिए कि कंट्रोल रिस्क यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ऐसे पढ़ता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे मैं कंट्रोल रिस्क चेक ही नहीं करूँगा, मान के चलो मैं कंट्रोल रिस्क चेक ही नहीं कर रहा, तो मैं तो जो भी एडिशन ड्यूरिंग द ईयर 1000 ऑफ असेट्स का जो एडिशन हुआ मैं सबको चेक करने बैठ जाऊँगा ना। तो मैं सैंपल किस बेस पे करूँगा जब मैंने कंट्रोल रिस्क की चेक नहीं किया। तो मैं बेसिक चलना पड़ेगा, मैं कंट्रोल रिस्क चेक करेंगे, इनहेरेंट रिस्क चेक करेंगे, इसको मटेरियल स्टेटमेंट चेक करेंगे, मटेरियलिटी देखेंगे, देन सैंपल निकलेगा मेरा। गाइस इतना सारा काम करने के बाद सैंपल निकलता है। अगर मैं ये काम ही नहीं करूँगा, मैं प्रीलिम काम ही नहीं कर पाऊंगा, तो मैं सैंपल सेलेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा। और सैंपल अगर मैं सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो मेरे को ऑडिट तो फिर एज अ होल सबका करना पड़ जाएगा ना। तो यहाँ पे मेरे को इसलिए थोड़ा कंट्रोल इसका जरूरत पड़ता है। तो ऐसे 265 में वही बोलता है कि कम्युनिकेट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू TCWG। अगर इंटरनल कंट्रोल जो हमने चेक किया उसमें अगर डेफिशिएंसीज है तो वो TCWG को कम्युनिकेट करो कि हाँ भाई ऐसे ये डेफिशिएंसीज है, ये कंट्रोल है जो इस चीज़ को प्रिवेंट नहीं कर पा रहा, या डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, या उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा,
तो वो है, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, एक मेरे को लैपटॉप लेना है, एक डिपार्टमेंट ने लैपटॉप रेज करा कि हाँ भाई मेरे को लैपटॉप परचेज करो। तो अगर हम एक पॉलिसी बनाते हैं कि अगर लैपटॉप 5 लाख से ऊपर का है तो कम से कम 3 डिपार्टमेंट से उसकी अप्रूवल आती है। जिस डिपार्टमेंट वो काम करता है वहाँ से मेरे को अप्रूवल चाहिए, मेरे को CEO से अप्रूवल चाहिए, एंड उसके MD से अप्रूवल चाहिए, एंड ऑल कुछ भी जो भी पॉलिसी बनानी है बना सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे को पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे 260 जो एग्जाम्पल था मेरा कंट्रोल रिस्क, अगर मैं कंट्रोल रिस्क चेक करूंगा तो मैं सैंपल पे काम कर पाऊंगा, दैट्स इट। जो भी कंट्रोल रिस्क चेक करते वक्त डेफिशिएंसीज आएगी उसको कम्युनिकेट करना है मेरे को TCWG को। पूरा ऐसे का मतलब यही है इन रियल लाइफ, इन प्रैक्टिकल लाइफ। अब बुकिश है क्या, बुक्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको पास जो होना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो मैं एक बार रीडिंग लगाते साथ में करेंगे, इजी वे में मैं समझा भी दूंगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कम्युनिकेट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल दैट द ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड, लिंक विद एसए 315। वही हमारे रिस्क मटेरियल में स्टेटमेंट कह रहा है कि वॉक थ्रू करना पड़ेगा। वॉक थ्रू एंड TOC मतलब वही कंट्रोल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, कंट्रोल रिस्क को टेस्ट करना TOC कहते हैं। वॉक थ्रू मीन्स कह रहा है कि जो भी इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क है उसको जानना, उसके प्रोसेस को जानना कि प्रोसेस क्या कहता है। वॉक थ्रू में ओनली हम जानते हैं, उस पर काम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ जानते हैं ओनली, हम उसके रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उस पर कोई काम नहीं करता, ठीक है। हम क्यों करते हैं काम, बिकॉज टू आइडेंटिफाई ए डिजाइन नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे नेचर की स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी, अगर कैप्स होने को दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम नेचर टाइम एंड एक्सटेंट को आइडेंटिफाई डिजाइन करने के लिए हम कंट्रोल कर सकें, बिकॉज अब सैंपल मीन्स वही होगा ना कि किस हद तक मैं सैंपल चेक करूँगा, तो नेचर टाइम एंड एक्सटेंट, ठीक है, वही बात बोल रहा हूँ। सेकंड पॉइंट कह रहा है रिक्वायरमेंट्स कौन से, ऑडिटर शुड डिजाइन वेदर डिफिशियंसीज इज सिग्निफिकेंट और नॉट। हाँ, कंट्रोल रिस्क में मैंने चेकिंग करी कि कंट्रोल हमारे कंटिन्यूस है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है। अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं है कि मेरे को लगता है हाँ ठीक है दैट्स फाइन कि ये इतना मटेरियल नहीं होगा मेरे इन फ्यूचर, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मैं ज़रूरत नहीं है मैं कम्युनिकेट करने की, ठीक है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कम्युनिकेट ऑल्सो इन राइटिंग ऑन टाइमली बेसिस अदर डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। हाँ, टाइमली बेसिस पे कम्युनिकेट करो, मीन्स कि ऐसा तो नहीं हो कि आपको घटना घट जाए उसके बाद आप ऑडिटर TCWG को बताया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले इवेंट से पहले ही बताएगा ना, तभी तो वो ऑडिट करवाया जा रहा है, तभी तो उसको जाना जा रहा है। तो टाइमली बेसिस पे ऑडिटर TCWG को कम्युनिकेट करे। ऑडिटर शुड कवर द फॉलोइंग, क्या करेगा वो, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसीज एंड इफेक्ट। जब वो ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा तो क्या बताएगा उसमें कि डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसी है क्या, वो क्या है, और उसका आप पे इफेक्ट क्या पड़ सकता है। अगर लीगल इफेक्ट होगा तो आपके लिए फिर से वो गलत हो जाएगा, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा होगा उस पर तो भी वो गलत होगा, तो वो बताना पड़ेगा, बिकॉज वो मैनेजमेंट के लिए ही तो ऑडिट कर रहा है ना वो। फोर्थ पॉइंट है जनरल कंसेप्ट ऑन इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। फोर्थ पॉइंट ही इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम है, बाकी के पॉइंट फॉर योर जनरल नॉलेज आप पढ़ो, दैट्स गुड। अगर मैं तो एग्जांपल इसलिए तो बिकॉज कि गाइस आपको रिटेन रह पाए कि हम ये ऐसे पढ़ क्यों रहे, जब रिटेन रहेगा तो हम अच्छे से एग्जाम में लिख भी सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। 4.1 कह रहा है कि ड्राफ्ट लेटर ऑफ वीकनेस, LOW मैनेजमेंट को TCWG को ऑडिटर देगा, उस LOW में क्या क्या लिखेगा वो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसीज, कहाँ पर डेफिशिएंसीज है, क्या डेफिशिएंसीज है, आपके उस एफिशिएंसीज के चक्कर में आप पे क्या इफेक्ट आ सकता है, कोई लीगल कंप्लाइंस तो नहीं आ सकती आपके ऊपर, वो आपको बताएगा। एंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द डेफिशिएंसीज, उसके जो भी वो बताएगा उसको सपोर्ट करने के लिए उसके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ऑडिटर के पास, ऐसा नहीं कुछ भी जाएगा हवे में बोल देगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या करेगा, ओनली वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल एंड सजेशन, वीकनेस क्या है उसके रिगार्डिंग सजेशन भी ऑडिटर देगा। मीन जैसे कि यहाँ पे ऐसे लिखेगा कि आपकी वीकनेस यहाँ अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट इस सजेशन लिख के देगा, सजेशन, और यहाँ पे लिख के देगा एरिया वाइज कौन से एरिया में वीकनेस है, ठीक है। तो ऐसे एक फॉर्मेट बना के प्रॉपर ऑडिटर TCWG को एंड मैनेजमेंट को दोनों को वो देगा, ठीक है। वो हमने कंट्रोल इसको हमने चेकिंग क्यों करी, बिकॉज
टू डिसाइड नेचर, टाइम एंड एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नॉट फॉर ओपिनियन। ऑफ कोर्स हमने ओपिनियन के लिए थोड़ी वो हमने कंट्रोल रिस्क को चेक करा, हमने तो हमने सैंपल निकालने के लिए चेक किया ना, तो सैंपल को वही कहते हैं नेचर, टाइम एंड एक्सटेंड, उसी के लिए हमने करा, ठीक है। एंड और ये करता है दिस लेटर ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द लीगल लाइबिलिटीज। ऑफ कोर्स हमने कुछ मैनेजमेंट, अगर कोई डेफिशिएंसीज है तो मैनेजमेंट को हम कम्युनिकेट करेंगे, उससे उसकी लीगल लाइबिलिटीज कम हो सकती है। 4.2 क्या करें, इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज मीन्स क्या, इन इफेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोल एनवायरमेंट, इन इफेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क, मिस स्टेटमेंट नॉट करेक्टेड बाय द मैनेजमेंट। कहना क्या चाह रहा है कि जो भी कोई उस कंट्रोल को वो प्रिवेंट, किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी इवेंट को, वो जो भी कंट्रोल हमने लगा रखा है वो उसको प्रिवेंट तो कर नहीं पा रहा, तो वो जो सिग्निफिकेंट रिस्क होगा उसको एलिमिनेट कैसे करेगा वो कंट्रोल। तो वो हमें वो इंडिकेटर्स होते हैं, अगर कोई मेरे को मिसस्टेटमेंट मिल रहा है, इस 4.2 मीन्स मतलब ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज कैसे हो सकती है, ऑडिटर को कैसे समझ में आएगा कि ये यार ये यहाँ पे इस कंट्रोल में डेफिशिएंसीज है। मीन्स कोई भी उसको मिसस्टेटमेंट मिल रही है बार बार उसी पॉइंट को लेके, या कोई सिग्निफिकेंट रिस्क दिख रहा है कि हाँ यार इनहेरेंट रिस्क हमने चेक किया था, जहाँ पे रिस्कोमेट्री मिसस्टेटमेंट चेक कर रहे, वहाँ पे मैनेजमेंट उसको चेक करेक्ट ही नहीं करने को बोल रही कि बोले नहीं ये तो हमारे हिसाब से सही है, मैनेजमेंट कह हमारे साथ सही है, ऑडिटर कर नहीं हमारे साथ हिसाब से गलत है, तो उसको चेक करना पड़ेगा इस कंट्रोल में, इस पॉइंट पे कुछ कंट्रोल में ऐसा कुछ वीकनेस तो नहीं है, तो वहाँ पे उसको वो चेक करना है। ठीक है गाइस, एंड ये 4 पॉइंट वापस वही रिकैप है, यहाँ पे थोड़ा फास्ट रिकैप हो जाता है। कम्युनिकेट डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल दैट द ऑडिटर हैज आइडेंटिफाई, ऑडिटर ने आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट्स क्या है, ऑडिटर क्या करेगा, उस कवर करेगा उस लेटर के अंदर, मीन्स क्या कवर करेगा कि सजेशन क्या है, वीकनेस क्या है, क्या इफेक्ट हो सकता है, लीगल लाइबिलिटीज क्या है, 4-5 पॉइंट है ऐसे के अंदर, बस पूरा ऐसे खत्म हो जाता है। जनरल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, ऑफ कोर्स यस इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। तो ऐसे 265 हमारे इतनी सी बात करते हैं कि जो भी हम सैंपल सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल रिस्क को देखते हैं, उसमें जो हमारा कंट्रोल है, जो टीओसी करते हैं, उस कंट्रोल को इफेक्टिव है, कंटिन्यूस है, इफिशिएंट काम कर रहा नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो वो TCWG को कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेट कैसे करोगे, ऑन टाइम बेसिस पे कम्युनिकेट करोगे, उस कम्युनिकेट करते हुए किस में करोगे, लेटर ऑफ वीकनेस जो हेडिंग होगी आपके जो ड्राफ्ट करोगे लेटर, उसका वीकनेस जो हेडिंग होगी उसका नाम होगा लेटर ऑफ वीकनेस, एंड उस लेटर ऑफ वीकनेस के अंदर क्या लिखोगी, आप इस कंट्रोल में आपको ये वीकनेस है, इसके अगेंस्ट आपको ये सजेशंस है, अगर आपने ये नहीं करा तो आपके इफेक्ट क्या हो सकता है, लीगल लायबिलिटीज भी हो सकती है, फिनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट पड़ सकता है। दैट्स ऑल, हमारा ऐसे 265 इतना ही कहता है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, वन मोर थिंग कि जो हमारी विद इन 1 वीक आने वाली हमारी एक सीरीज की हाउ टू डू ऑडिट इन रियल लाइफ, इन प्रैक्टिकल लाइफ, इन एक्चुअल लाइफ, तो उस सीरीज़ को मिस मत करना। पूरा मैं खुद पर्सनली बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट के हर एक एरिया पे कैसे कंफर्ट हम लेते हैं, एक सेल्स, अदर इनकम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, हर एक चीज़ पे मैं प्रैक्टिकल खुद करके दिखाऊंगा कि ऑडिट कैसे करते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट आइटम से भी करके दिखाऊंगा, अदर नोट्स पे भी जाएंगे, हम कैश फ्लो पे भी जाएंगे, हम वहाँ पे हर जगह हर पॉइंट को हम टच करेंगे, और काफ़ी लंबी सीरीज होने वाली है। सो होप गाइज, आई थिंक आप उसको कहीं मिस नहीं करोगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।